So in last lecture we have done till objections against window dressing और secret reserve, सब कुछ हमने किया. So objections against secret reserve last अपना टॉपिक था ये लास्ट लेक्चर का, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करता, शेयर होल्डर सफर करेंगे, अनड्यू बेनिफिट टू मैनेजमेंट, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, नो चेक ऑन असेट, नो इंश्योरेंस क्लेम. अरे भाई इंश्योरेंस क्लेम कैसा मिलेगा? अब आप असेट दिखाएगा ही नहीं, असेट ओमिट कर देगा, तो इंश्योरेंस क्लेम कैसा मिलेगा? आपने असेट ओमिट कर दिया है सीक्रेट रिजर्व करने के लिए, तो अगर कभी लॉस हो गया असेट का तो आपको क्लेम कैसा मिलेगा? कभी असेट्स फायर की वजह से लॉस हो गया, लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कैसा करोगे? आपने तो वो दिखाया नहीं था, ओमिट कर दिया था. तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा. तो अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर दिस आर नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग फ्रॉड. सबसे फर्स्ट ड्यूटी क्या है? डिस्क्लोज इन ऑडिट रिपोर्ट. अब ऑडिटर जो भी रिपोर्ट देगा उसमें उसको जो भी फ्रॉड से रिलेटेड या जो भी दिख रहा है वो सब अपने रिपोर्ट में प्रेजेंट कर देगा, वो रिपोर्ट में अपना शो कर देगा. टू रिपोर्ट वेदर द अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है, मालूम पड़ा? टू रिपोर्ट वेदर द अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. सिंपल सा फंडा है. वो जो भी दिखेगा उसको ऐसा लग रहा है वो सब रिपोर्ट में दिखाएगा, डिस्क्लोज करेगा. और सेकेंडली क्या बेटा, ऑडिटर हैव टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. ये ऑडिटर का ड्यूटी है. दीज ऑल आर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग फ्रॉड. ये सब उसको करना है बेटा. फ्रॉड होगा तो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा नहीं, बराबर है. सेकेंडली रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, क्या फ्रॉड अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ऑडिटर विल गोइंग टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. ऑडिटर क्या करेगा? अगर कंपनी का फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट कर देगा. ऑडिटर का नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? आर्टिकल्स चेक करना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेक करेगा कि ही शुड स्टडी द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी टू वेरीफाई द प्रोविजंस रिगार्डिंग रिजर्व. अब भाई कितना रिजर्व रखना है, कितना रिजर्व कंपनी को रखना चाहिए, उसके हिसाब से आर्टिकल्स में क्या मेंशन किया. आर्टिकल्स में पूरा सब कुछ लिखा रहता है बेटा, कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन एवरीथिंग. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है उसके हिसाब से इन्होंने रिजर्व मेंटेन किया है क्या, वो वेरीफाई करेगा. ये सब ड्यूटी है उसकी, वो करना है. चेक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन ही विल गोइंग टू वेरीफाई द इनकम. जो इनकम है उसका वाउचिंग करेगा, वेरिफिकेशन करेगा. मालूम पड़ा? वो सब देखेगा ना बेटा, वो करना ही है उसको. भाई ये सब फ्रॉड से रिलेटेड जो भी ड्यूटीज है वो सब इसको ये करेगा तभी तो मालूम पड़ेगा. तो ही शुड वेरीफाई इनकम, वाउचिंग ऑफ इनकम विल बी देयर. मालूम पड़ा? इनकम का सब कुछ देखेगा बराबर है कि नहीं. असेट्स और लाइबिलिटीज को वेरीफाई करेगा, जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज आपने प्रॉपर दिखाया है, जो है वही है कि नहीं. ऐसा नहीं असेट है ही नहीं बट आपने शो कर दिया बुक में ये मेरे पास असेट है. मालूम पड़ा? लाइबिलिटीज आपके पास है ही नहीं लेकिन आपने लाइबिलिटी बुक में दिखा दिया, तो वो सब वेरीफाई करेगा. अभी प्लांट एंड मशीनरी आपने बुक में दिखाया है तो वो जाके चेक करेगा, उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो है या नहीं है, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि खाली बुक एंट्री मार के रखा है. ऐसा नहीं चलेगा. बुक एंट्री नो चॉल बे, समझा? उसका पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा. सो ऑडिटर विल गोइंग टू वेरीफाई एवरीथिंग, राइट. सो पहला पॉइंट, फर्स्ट 5 पॉइंट्स याद रखना. डिस्क्लोज इन ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी रिपोर्ट करेगा? जब उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी फ्रॉड है 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर है तो उसका जिम्मेदारी बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करना. वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेक करना उसकी ड्यूटी है. वेरीफाई इनकम, वेरीफाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दीज आर हिज और हर ड्यूटी. फिर नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? देखो कितनी सारी ड्यूटी मिलेगी आपको, देख लोगे. फिर नेक्स्ट ड्यूटी क्या बोल रहा है बेटा? वेरीफाई प्रोविजंस. ही शुड एग्जामिन वेदर द प्रोविजन ऑफ एनी लायबिलिटी इज लोअर और हायर देन द अमाउंट कंसिडर्ड. बराबर, वो प्रोविजन चेक करेगा कि कोई लायबिलिटी का प्रोविजन आपने ज्यादा तो नहीं दिखा दिया या कम तो नहीं दिखाया. एज पर द जो भी लॉ है, जो भी आर्टिकल्स बोलता है उसके हिसाब से आपने क्या प्रोविजन रखा है. एक्सेस प्रोविजन रखा है, अगर एक्सेस प्रोविजन आपने रखा है, इफ एक्सेस प्रोविजन इज देयर तो शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्क्लोज्ड एज अ रिजर्व. वो सब चेक करेगा वो, बराबर है, वेरीफाई करेगा. जो भी प्रोविजन है ही शुड एग्जामिन वेदर द प्रोविजंस ऑफ एनी लायबिलिटी इज लोअर और हायर, लोअर और हायर देन द अमाउंट कंसिडर्ड रीजनेबल नेसेसरी. जो रीजनेबल प्रोविजन होता है वो दिखा सकते हो, बट एक्सेस दिखाएगा तो वो सब पूरा चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कौन से बेसिस पे आपने इतना प्रोविजन लिया है. समझा? कोई भी प्रोविजन हो, मालूम पड़ा कि नहीं.
सो वो पूरे प्रोविजन चेक करेगा, पूरे प्रोविजंस को वेरीफाई करेगा, मालूम पड़ा? तो प्रोविजन को वेरीफाई करेगा, स्टॉक को वेरीफाई करेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग, अभी देखो एक्सेस प्रोविजन करके लोग अपना लाइबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि नहीं? प्रोविजन ज्यादा करके वो लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे, मैंने इतना प्रोविजंस किया, इतना रिजर्व्स किया, तो उससे अपनी लाइबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और लाइबिलिटी बढ़ाना मतलब, लाइबिलिटी अगर आप बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? लाइबिलिटी बढ़ेगा मतलब सीक्रेट रिजर्व होगा ना ऑटोमेटिकली, समझे कि नहीं? तो वेरीफाई करेगा, वो प्रोविजन वेरीफाई करेगा, क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करेगा, पूरा क्लोजिंग स्टॉक चेक करेगा। ही शुड वेरीफाई द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट ही शुड सी दैट देयर इज नो चेंज इन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्लोजिंग स्टॉक चेक करेगा कि क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस में कुछ चेंजेस तो नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का जो भी सिस्टम है वो सिस्टम आपने प्रॉपरली फॉलो किया है कि नहीं, कौन सा मेथड फॉलो किया है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए, वो सब चेक करेगा वो। इफ देयर इज एनी सच चेंज, इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर शुड बी डिस्क्लोज। देखो पूरा क्लोजिंग स्टॉक चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, वो गोडाउन में भी जाके चेक करेगा। ऑडिटर क्या करेगा बेटा, गोडाउन में भी जाके ही शुड वेरीफाई द क्लोजिंग स्टॉक, जो बुक में एंट्री किया है वो है क्या, स्टॉक है क्या, और स्टॉक में आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है। पता है आपको, आपने एफए में पढ़ा रहेगा, स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में दो मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, पता है ना, फीफो और वेटेड एवरेज। तो आपने कौन सा बेस लिया है, कौन सा वैल्यूएशन का बेस क्या आपका, फीफो है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट है, बराबर है, वो सब पूरा चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। फिर डिस्क्लोज चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कोई चेंज किया है, समझो, याद रखना, कुछ भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में चेंज किया तो उसको आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं, तो वो सब देखेगा, वो प्रॉपरली देखेगा, और वो खुद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि इसने ये मेथड चेंज किया। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ले लो, डेप्रिसिएशन ऑन असेट, पहले आप क्या फॉलो करते थे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, अब आप क्या कर रहे हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हो। तो चेंज किया ना आपने, चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, क्या रीजन है, ऐसे चेंज नहीं होता, ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते, बट क्या बेसिस पे आपने चेंज किया वो सब आपको बताना पड़ेगा ऑडिटर को। फिर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में दिखाएगा, यस देयर इज अ व्हाट चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो। ऐसे ही आप पॉलिसी अकाउंटिंग चेंज नहीं कर सकते, हाँ बहुत कुछ अगर रीजन है देन ओनली यू कैन चेंज इट, अदरवाइज ऐसे चेंज नहीं होता कि आपने मेथड पहले स्ट्रेट लाइन मेथड लिया उसके बाद WDV पे आ गए, फिर WDV लिया स्ट्रेट लाइन पे आ गया, ऐसा नहीं चलता। आपने पढ़ा होगा ना 11th में, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड, बेसिक दो मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बराबर है कि नहीं? तो वो सब पूरा चेक करेगा उसको, अगर आपने कोई मेथड चेंज किया है तो वो पूरा वेरीफाई करेगा, वो पूरा डिस्क्लोज करेगा, राइट। फिर 9th पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रिवेंट ओमिशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, वो देखेगा, ऑडिटर शुड चेक दैट कोई असेट या लाइबिलिटी ओमिट तो नहीं हुआ है, बराबर है, कोई असेट या लाइबिलिटी ओमिट तो नहीं हुआ है, सब कुछ चेक करना उसका काम है, वो उसकी ड्यूटी है, बराबर है, ओमिशन नहीं होना चाहिए, किसी असेट्स और लाइबिलिटीज का ओमिशन होना नहीं चाहिए। और फिर क्या देखेगा वो, डिस्क्लोज बैड डेट्स, व्हाट बेटा, डिस्क्लोज बैड डेट्स, बैड डेट्स अगर कुछ भी है उसको भी डिस्क्लोज करना है, बराबर है। तो जो भी आपको बैड डेट्स हुआ है, जितना पैसा आपका डूब गया है, जो डेटर ने नहीं दिया, डूब गया है, उसको भी आपको डिस्क्लोज करना है, वो भी डिस्क्लोज करेगा। देखो वो देखेगा कि बैड डेट्स प्रॉपरली दिखाया गया, तो उसके हिसाब से उसकी ड्यूटी बनती है कि हाँ भाई डिस्क्लोज बैड डेट्स है, यस, मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये सब पूरा ऑडिटर का ड्यूटी है, याद रखना, ये पूरा 10 पॉइंट्स आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। दीज ऑल 10 पॉइंट्स, these all are the auditor's duty, हाँ याद रखो, these all are auditor's duty, सब डिस्क्लोज करना, बैड डेट्स क्या है, कितना है, कंपनी ने दिखाया है कि नहीं, इसके हिसाब से इतना बैड डेट्स है, ओमिशन नहीं होना चाहिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, वो सब प्रिवेंट करेगा, सब चेक करेगा। तो ये सब ड्यूटीज है, याद रखो, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स ड्यूटी और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोग कंफ्यूज हो जाते, तो ये आपके 10 ऑडिटर की ड्यूटीज है। फिर नेक्स्ट आएगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ड्यूटी में याद रखना बेटा क्या क्या हो गया, ड्यूटी में पॉइंट्स, पूरा पॉइंट याद रखो, पूरा 10 पॉइंट्स याद रखना है आपको। क्या, फर्स्ट ड्यूटी इज व्हाट, डिस्क्लोज इन ऑडिट रिपोर्ट, सेकंड वन रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड चेक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दीज ऑल आर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। देन वेरीफाई इनकम, इनकम वेरीफाई करेगा, फिर वेरीफाई असेट्स एंड लाइबिलिटीज, यस,
वेरीफाई प्रोविजंस को वेरीफाई करेगा, जो भी प्रोविजंस है। फिर वेरीफाई व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बेटा, क्या वेरीफाई करेगा, क्लोजिंग स्टॉक को वेरीफाई करेगा। देन डिस्क्लोज करेगा चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग में चेंज किया है वो सब डिस्क्लोज करेगा। और लास्ट में सेकेंड लास्ट, प्रिवेंट ओमिशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज का ओमिशन नहीं होना चाहिए, और बैड डेट्स का डिस्क्लोजर। ये सब ऑडिटर की ड्यूटी है, ये सब ऑडिटर को ध्यान देना है बेटा। ऑडिटर का ड्यूटी है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग फ्रॉड्स। तो ये पॉइंट सबके माइंड में रहना चाहिए, ऑल 10 पॉइंट्स। उसके बाद ये तो ड्यूटी हो गया, दिस इज व्हाट बेटा, ये तो आपका ड्यूटी है, राइट है, ये ऑडिटर का ड्यूटी है। बट जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट वो है ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है बेटा, वो ऑडिटर का क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना, अभी क्या था, ड्यूटी था, ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग एरर्स एंड फ्रॉड। नाउ दिस पॉइंट इज व्हाट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मालूम पड़ा। हाँ, ये पॉइंट्स अभी देखो, ये स्टेप नहीं है तो आगे पीछे कर सकता है, कोई इशू नहीं है, बट पॉइंट याद रखना, सारे पॉइंट याद रखना, ठीक है। और फिलहाल तो अभी एमसीक्यू टेस्ट है ना आपका, तो पॉइंट्स याद रखो, उसके बेसिस पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा। चलो, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको कितने पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स जो जो इधर मैंने दिए हैं सब याद रखने हैं आपको। अभी टोटल कितना पॉइंट्स है देख लो, दिख रहा है 6 पॉइंट्स है। ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स। तो ये ऑल 6 पॉइंट्स यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट, बराबर है। सारे पॉइंट याद रहने चाहिए, क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, ऑल पॉइंट्स यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। हाँ, थोड़ा ऑडिटर्स ड्यूटी में ज्यादा पॉइंट है, ये 10 पॉइंट आपको याद रखना ही है, ठीक है। चलो, नाउ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एरर्स एंड फ्रॉड। अब ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए, सुनो। The ICI, Institute of Chartered Accountant of India, has laid down the responsibility of an auditor for errors and frauds in SA. SA मतलब बताया था ना, SA standards on auditing. SA is what, standards on auditing. और याद रखना SA 240, ये सब ऐसे भी याद रखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। SA 240 क्या है बेटा आपका, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखना है सबको, क्या है, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे 240 इज व्हाट, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू व्हाट, फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रहेगा क्या बेटा, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये याद रखना, 240 एग्जाम में आ सकता है। चलो, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, फर्स्ट वन, सबसे पहली बात तो ये याद रखो बच्चों कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा, मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट को एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना है। मैनेजमेंट को ऐसा सिस्टम कंपनी में रखना है ताकि एरर्स एंड फ्रॉड्स ना हो, बराबर है। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं है, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट का। हाँ, ऑडिटर ऑडिट करते टाइम पे वो देखेगा, वो अलग चीज है, बट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना है किसका बेटा, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, व्हाट बेटा, मैनेजमेंट इज व्हाट बेटा, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स and to establish a good accounting and internal control system। देख लिया ना। सो मैनेजमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छा सिस्टम, उसको अच्छा इंटरनल कंट्रोल सेटअप रखना है, सिस्टम अच्छा प्रॉपर बनाना है ताकि एरर्स एंड फ्रॉड्स ना हो, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा सिस्टम बनाए, अच्छा इंटरनल कंट्रोल रखे, स्टाफ, बराबर है, मतलब चेकिंग सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम प्रॉपर रखना है उसको। अभी एक ही बंदे के हाथ में सब कुछ दे देगा तो फ्रॉड करेगा ही ना, उसको पूरा सिस्टम रखना है। ये सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज व्हाट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू व्हाट, प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट व्हाट, एरर्स एंड फ्रॉड्स। पहले तो सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो गया, मैनेजमेंट का, कि उसको अच्छा सिस्टम रखना है, अच्छा इंटरनल कंट्रोल रखना है। देन अब
अब जो एरर्स एंड फ्रॉड्स है वो ऑडिटिंग का क्या है बेटा, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, पता है ना, पढ़ा है ना स्टार्टिंग में ही, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. नाउ ऑडिटर शुड प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट इन सच अ वे as to ensure that the accounts are free from major errors and fraud. अब ऑडिटर का जिम्मेदारी आएगा कि वो अपना ऑडिट प्लान ऐसा रखे कि भाई एरर्स एंड फ्रॉड जो भी है, बराबर है, उसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए, उसका प्लान ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी एरर्स एंड फ्रॉड्स है उसको, बराबर है, फाइंड आउट कर सके, उसको फाइंड आउट कर सके, उसको रिपोर्ट कर सके अगर कुछ एरर्स एंड फ्रॉड्स है तो, बराबर है. वो पूरा इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है. मालूम पड़ा कि नहीं, ऑडिटर का क्या है, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है. ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है ऑडिटर का. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, बता चुका हूं मैं. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. ये क्या है, दिस इज व्हाट एरर्स एंड फ्रॉड्स फाइंड आउट करना, एरर्स एंड फ्रॉड्स देखना. दिस इज व्हाट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर. सेकेंडरी मतलब इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव. क्या है बेटा, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, और या फिर बोल सकते हो ऑडिट. तो ऑडिटर को वैसे प्लान करना है ताकि वो एरर्स एंड फ्रॉड्स को देख सके, बराबर है, डिटेक्ट कर सके, मालूम पड़ा, ये सब. उसके बाद तो पहला 2 पॉइंट क्या हो गया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में. पहला तो क्या बोल रहा है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये तो जनरल पॉइंट है. सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, एरर्स एंड फ्रॉड्स फाइंड आउट करना. दिस इज द इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. देन थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा आपको, थर्ड पॉइंट पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन डिटेक्शन. यस देखो, अभी अभी समझो ऑडिटर तो अपना अच्छे से ऑडिट कर रहा है, एकदम प्रॉपरली मेहनत कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो फ्रॉड पकड़ ही ले. देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन डिटेक्शन, हो सकता है फ्रॉड ना मिले उसको, बराबर है. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ऑडिटर का, ऐसा नहीं कि फ्रॉड नहीं मिलेगा तो ऊपर ऊपर से सब चेक कर देगा, थोड़ा बहुत लाइटली नहीं लेने का. अपना ऑडिटर हैज टू टेक रीजनेबल केयर एंड फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटर को अपना बेस्ट देना ही है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसा नहीं कि फ्रॉड मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं, आप अपना बेस्ट दो, ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना बेस्ट करो. पूरा जितना भी सैंपल है, जो मेजर आइटम्स है उसको ज्यादा चेकिंग करो, उस पर ज्यादा फोकस करो. जिस पे आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है उसका सैंपल चेकिंग बढ़ा दो आप, मतलब उसके आइटम ज्यादा चेक करो, डीप में चेक करो. हाँ, तो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन डिटेक्शन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बराबर से चेक नहीं करोगे, यार फ्रॉड नहीं मिलेगा, छोड़. आपको अपना ड्यू केयर, आपको रिजनेबल केयर देना है, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से काम करना है, आपको अपना ईमानदारी से, मेहनत से सब कुछ, बराबर है, अपना काम करना है बस. अब वो फ्रॉड मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, बट आपको अपना बेस्ट देना है. आप अपना बेस्ट दोगे तो फ्रॉड हुआ रहेगा तो मिल ही जाएगा, समझा कि नहीं. तो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन डिटेक्शन हो सकता है. फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट एरर और फ्रॉड. Now, when circumstances indicate existence of errors or frauds, the auditor should take additional step to detect them. Yes. अब देखो, अब ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है बेटा, अगर कुछ पोजीशन या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसा आ रहा है कि उसको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ तो झोल है, कुछ तो एरर या फ्रॉड है, तो ऑडिटर को उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. उसके लिए उसको एडिशनल स्टेप लेना चाहिए. उसके लिए उसको पूरे वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो लिंक है, लिंक उसका पूरा डिटेल में चेक करना है, स्टार्टिंग टू लास्ट पूरा डिटेल में चेक करना है, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है, और पार्टी से कंफर्म करना है, एवरीथिंग. ही और शी हैव टू टेक एडिशनल स्टेप. अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस आता है, व्हेन सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट, तो ऑडिटर को एडिशनल स्टेप लेना जरूरी है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पॉइंट्स जो है, देखो सब पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया है, वो पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट अगर नहीं दिखा तो मार्क्स गया, ठीक है. तो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन डिटेक्शन देखा, व्हेन सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट एरर और फ्रॉड देखा इस स्लाइड में. नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या बोल रहा है, रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. आपने पहले भी पढ़ चुका, आप पहले पढ़ चुके हो कि उसका ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड मिलता है तो ऑडिटर हैव टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स इट. अब कैरो, कैरो मतलब कंपनीज, जो कारो है, कैरो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, ये फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. कैरो 2016 मींस इन द केस ऑफ अ कंपनी, its auditor is required under company's auditor report order to report whether any fraud on or by the company has been noticed or reported during the year. If so,
इफ सो द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व इज टू बी इंडिकेटेड। मतलब कैरो के अंडर क्या, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, कैरो के अंडर उसको रिपोर्टिंग करना है। अगर उसको कोई भी एरर या फ्रॉड नोटिस हो रहा है तो वो रिपोर्ट करेगा अंडर कैरो 2016। तो कैरो मतलब सीधा बोल रहा है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। तो उस रिपोर्ट में उसको दिखाना है, उस रिपोर्ट में उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना है, रिपोर्ट करना है कि कोई भी फ्रॉड हुआ है, नोटिस हुआ है, तो वो रिपोर्ट में शो करेगा। और उसका नेचर क्या है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, उस फ्रॉड में कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, क्रोर्स ऑफ रुपीज या लैक्स ऑफ रुपीज क्या है, तो वो पूरा उसको अपनी रिपोर्ट में प्रेजेंट करना है एज पर कैरो 2016। तो कैरो के अंडर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बेटा उसको रिपोर्ट करना ही पड़ता है। अगर कुछ भी एरर्स या फ्रॉड उसने नोटिस किया है, उसका नेचर क्या है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, सेल्स में तुमने फ्रॉड किया है, एरर किया है, या फिक्स असेट में किया है, व्हाटएवर क्या आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल इनकम है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कोई भी हो सकता है, बराबर है। वो उसका नेचर क्या हो सकता है, कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट्स वाले, बराबर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब छोटे मोटे एक्सपेंडिचर जो पीएनएल में आते हैं आपके, बराबर है, जो बिजनेस ऑपरेशन में आपको काम आते हैं। तो आपने किसमें एरर्स या फ्रॉड्स किया है वो सब कैरो के अंडर वो शो करेगा। कैरो मतलब कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। तो ये बच्चा लोग याद रखना, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको याद रहना चाहिए। तो क्या क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बोलो। तो देखो सब लोग सामने बोलते रहो। पहला, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी 240, ऐसे 240 याद रखना, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का। सेकेंड, दिस इज द इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। व्हाट बेटा, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन डिटेक्शन। फोर्थ पॉइंट है व्हेन सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट एरर एंड फ्रॉड, एरर और फ्रॉड, तो उसको एडिशनल स्टेप लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी रिपोर्ट करेगा, जब फ्रॉड, आपका जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा रहेगा। और फाइनली कैरो 2016 के अंडर उसको रिपोर्ट करना है। इसके अंडर कैरो 2016 के अंडर उसको क्या करना है बेटा, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर के अंडर उसको रिपोर्ट करना है, समझा। सो दिस इज व्हाट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरर्स एंड फ्रॉड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बेटा, सब लोग को याद रहना चाहिए। अब ये सब तो आपने ऑडिट पढ़ लिया, अरे बहुत ऑडिट पढ़ लिया, ये सब इतना सब पूरा ऑडिट से रिलेटेड बेस देखा, ट्रू एंड फेयर व्यू, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, पढ़ पढ़ के थक गए। लेकिन भाई आप जो ऑडिटिंग करते हो उसका क्या एडवांटेज है यार, एडवांटेज क्या है भाई, ऑडिटिंग का बहुत ज्यादा एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज है इसके एडवांटेज की कोई लिमिटेशन नहीं है देखा जाए तो। हाँ एडवांटेज तो बहुत सारे, और देखो किसी चीज का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज तो होता ही है, कॉमन सी बात है। तो ऑडिटिंग का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, ये तो पक्का है। तो एडवांटेज है क्या, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, क्या है। तो देखो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग में सबसे पहला एडवांटेज है कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगा, आपका अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर अकाउंट दिखाएगा, उसका एश्योरेंस होता है। ऑडिटर ने अगर ऑडिट कर दिया है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया, तो सब पार्टी जितने भी होते हैं, आउटसाइडर्स है, सब आपके अकाउंट्स पे बिलीव करते हैं, हाँ ये प्रॉपर है, हम इसको इसके साथ रिलेशन रख सकते हैं, इसको लोन दे सकते हैं, या जो भी चीज है, शेयर होल्डर्स, पब्लिक आपके कंपनी में पैसा लगा सकती है, एवरीथिंग। तो एश्योरेंस होता है ऑफ ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स का, किसका बेटा, एश्योरेंस ऑफ ट्रू